एसपी मित्तल टॉक शो में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ पत्रकारिता जगत के और मीडिया के प्रबंधन जगत के, मैं ये कह सकता हूँ कि जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, श्री जगदीश जी चंद्रा मेरे साथ हैं। सब आपका स्वागत है मेरे शो में। मैं सवाल जवाब का शुरू करूँ चंद्रा साहब से, इससे पहले बताना चाहता हूँ कि आपने जो प्रतिष्ठित भारतीय सेवा की नौकरी आईएएस की, उसको छोड़कर ये मीडिया न्यूज़ चैनल में आप आए, और मेरा ऐसा मानना है कि आपने जिस चैनल पे भी हाथ रखा वो चैनल राजस्थान की ऊंचाइयों को छूता चला गया। चाहे वो चैनल कभी देखा नहीं जाता था, दर्शकों ने भले ही उसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन जब से आपने उसमें अपना पदार्पण किया, आपने जब से उसका मार्गदर्शन किया, तब से वो चैनल आसमान की ऊंचाइयों पर छुआ। और आज की तारीख में आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सीएमडी हैं, और मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अंदर जितने भी प्रादेशिक चैनल चल रहे हैं उन सब में ये चैनल जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों पे माना जाता है। और इसके साथ ही उस चैनल का जो स्वरूप है वो प्रादेशिक होने के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि वो राष्ट्रीय स्तर का चैनल भी माना जाता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर की खबरें उस चैनल में, प्रादेशिक चैनल में समावेश की जाती हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छी बात है। और इससे जो दूसरे चैनल हैं वो इस बात को सीख सकते हैं कि किस तरीके से चैनल को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। मैं चंद्रा साहब आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आप तो आईएएस की नौकरी में थे, बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी थी, उसको छोड़कर इस मीडिया प्रबंधन में कैसे आ गए? जब मैं 58 साल का था और आईएएस की रिटायरमेंट एज थी 60, ऑलमोस्ट 1-2 महीने का फर्क था, मेरे मन में ख्याल आया जी कि वैसा कोई काम किया जाए, ऐसी नौकरी की जाए जो जीवन भर रिटायर नहीं हो। अच्छा, मृत्यु तक आदमी काम करता रहे, अंतिम क्षण तक। जी। तो फिर दोस्तों से राय की तो उन्होंने कहा भाई मीडिया एक ऐसा काम है जो मृत्यु तक आप काम कर सकते हैं। जी। मीडिया में आया और ईश्वर कृपा से सक्सेस हुई। पूरे राजस्थान की जनता देखती है कि आपने लगातार 3 चैनलों में काम किया, तो आपको ये 3 चैनलों में जो प्रबंधन का जो काम है वो कैसा लगा? प्रबंधन अच्छा है तीनों जगह। हाँ। ईटीवी को भी ऐसे खड़ा हुआ, जी राजस्थान था, 7-7 साल इसमें काम किया, और फर्स्ट इंडिया भी अब उसी हिसाब से कर रहे हैं। हर प्रबंधन की, हर शैली की अपनी एक विशेषता होती है जी। लेकिन इन सब में सबसे खास बात ये रही हमारे सिस्टम की कि खबर ही जीवन है जी। खबर को उठाना, खबर को चलाना, गांव-गांव कस्बे खबर सबसे पहले लाना, ये मूल मंत्र है। तो तीनों का जो प्रबंधन है, तीनों का जो रोड मैप है, तीनों की जो स्ट्रैटेजी है मीडिया की, वो एक ही रही। और उसे एक कारण ये भी रहा कि राजस्थान में जो 100-125 लोग रीजनल मीडिया में काम करते हैं, टेलीविजन में काम करते हैं, उसमें अधिकांश लोग हमारे साथ रहे, पीटीवी में रहे, जी में रहे, फिर फर्स्ट इंडिया में रहे। तो वो ही 100-125 लोग हैं जो EBCD राजस्थान में बनाते हैं, चैनल चलाते हैं, बना के जो है। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। तो उस टीम के साथ काम करना और ग्रास रूट पे खबर को पकड़ना, जिसे कहते हैं, ये मूल मंत्र रहा स्ट्रैटेजी का। और तीनों जगह एक ही कॉमन स्ट्रैटेजी है। सर साहब, न्यूज़ चैनल में रहते हुए आप ये बताएं कि इसमें प्रबंधन का महत्व है या पत्रकारिता का महत्व है? ये कॉकटेल है। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन है जी। जैसे कहते हैं कि सक्सेस जी इज़ ए कंबाइन ऑफ स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, लक, अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से जो चैनल को चलाना है, मीडिया को चलाना है, जब तक आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, खबर नहीं होगी, बिकेगा नहीं, कोई प्रबंधन काम नहीं आएगा। आप ऐड लेने बाजार में जाएंगे लेकिन आप दिखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो ऐड सिफारिश से आप एक बार तो ले सकते हैं जी, चल नहीं सकते। चलने के लिए ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है उसको उसकी मनी का कहते हैं ना रिटर्न मिलना चाहिए, और मिलता है खबर से। और ये हमने रखा, तो खबर प्राथमिकता है, बिजनेस प्रबंधन उसके साथ साथ चलता है। अगर खबर नहीं है तो प्रबंधन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अच्छा, क्या ये आप, चूँकि आपने कई चैनलों में काम किया और अभी भी आप काफ़ी अच्छे सक्रिय हैं इसके अंदर, क्या आपको लगता है कि प्रबंधन में, पत्रकारिता में प्रबंधन का प्रभाव होता है? इन वे आप यूँ कहिए कि पत्रकारिता एक बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है जी। और प्रभाव के लिए मुझे बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के जी। मीडिया बैरोन हैं, रामोजी राव, वो ये कहते थे कि यस मैन हैज़ नो फ्यूचर इन मीडिया। अच्छा। तो मीडिया के सामने चैलेंज ये है कि पत्रकारिता और प्रबंधन, जैसे आप एक वेब के मालिक हैं, पत्रकार के लिए कोई बंधन नहीं, उसके लिए केवल पत्रकारिता है।
प्रबंधन के लिए दो चुनौतियां हैं, हाँ हाँ रेवेन्यू एंड खबर, हाँ पत्रकारिता। हाँ तो इनमें तालमेल है, लेकिन मैंने महसूस किया, जी जो मैंने आपसे कहा ना, यस मैनेजमेंट जी ऑफिशियल इन जी, मीडिया, हाँ तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इंसान है, समाज में रहते हैं, हाँ। आँख की शर्म होती है, छोटा हाँ। मोटा करना पड़ता है। बाकी मुझे तो इतने 12 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा जी कि विज्ञापन के दबाव के कारण जी किसी खबर को किल किया किल गया। किया। आप अंडर प्ले कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जी। खबर को आप किल नहीं कर सकते। तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे चुनौती के रूप में कभी सामना नहीं करना पड़ा कि आपकी रेवेन्यू और जो आपकी एडिटोरियल पॉलिसी है, जो पत्रकारिता, जो ज़्यादा कहीं टकराव आया हो, कन्फ्रंटेशन हुआ हो, तो दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। और यही आपका जो टैक्ट है, यही स्मार्टनेस है, यही प्रबंधन है। अच्छा, क्या कारण है कि जगदीश चंद्रा जिस चैनल पे हाथ धरते हैं वो चैनल सफल हो जाता है? ईश्वर की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद, टीम साथ चलने वाली, आप जैसे दर्शक और शुभचिंतक, उनकी कृपा, और बेसिक बात जो मैंने आपसे कहा ना, जी खबर जो है ना, उसके साथ सब कुछ चलता है। और फिर देखिए, मैंने कहा ना, भाग्य वो भी अपना साथ देता है, भाग्य आपके साथ है। और दूसरा हार्ड वर्क है, नो वाह, सब्सिट्यूट। मेरी टीम के लोग 18 घंटे काम करते हैं, 17 घंटे काम करते हैं, तो इसे कंबाइन ऑफ ऑल फैक्टर्स, और ठीक है। चंद्रा साहब, मैंने देखा कि आपका है ना, जो भी सरकार रहती है आपका बड़ा अच्छा लाइजनिंग उनसे रहती है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या मतलब ये सरकारों का जो रुख है वो मीडिया के प्रति कैसा रहता है? सरकारों का रुख एक जैसा रहता है। जी हर सरकार चाहती है कि मीडिया रचनात्मक रहे, सकारात्मक रहे, आलोचना करे, स्वस्थ आलोचना करे, जी और एक रीजनेबल आलोचना हो। जी दो बातें होती हैं, तो क्रिटिकल कवरेज, हाँ। एक है नेगेटिव कवरेज। जी नेगेटिव कवरेज नहीं होनी चाहिए बिना मतलब के, अनकॉल्ड फॉर। क्रिटिकल को लोग बुरा नहीं मनाते, लेकिन ये है कि बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी संस्थान से, किसी सरकार से विज्ञापन भी ले रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कम से कम आप कंस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंट कवरेज करेंगे। आप ज़बरदस्ती नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, इतनी नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है वैसे भी। और विज्ञापन नहीं ले रहे हैं तब भी आपकी बनती है, क्योंकि पत्रकारिता का जो बेसिक सिद्धांत है, जो दिख रहा है वो आप कहें। और देखिए, ये तो एक मैंने कहा ना, बहुत आपसे एक टाइट रोप है इन दोनों के बीच में। लेकिन मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं, मुझे इन 12 सालों में शायद ही कभी ऐसा हो कि किसी मुख्यमंत्री ने या किसी चीफ सेक्रेटरी ने कहा हो कि इस खबर को ड्रॉप कर दो या किल कर दो। आता है देख लेना जरा कभी। और आजकल तो वो जमाना भी चला गया। एक जमाना था शाम को बुलेटिन आता था 7 बजे का, प्राइम बुलेटिन, तो सरकार से ही फोन आते थे, और लोगों को फोन आते थे, इस खबर को अच्छे से चला दो, इस खबर को थोड़ा सा देख लीजिए, आप समझते हैं, देख लीजिए उसको उस दिन से। अब वो महत्व भी कम हो गया है। आज शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर का फोन किसी मीडिया को जाता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है और आ गया है। दूसरा क्या हुआ है, मीडिया का नैतिक प्रभाव भी कुछ घटा मैंने देखा है। ये बार बार धमकाना, बार बार नेगेटिव कवरेज करना, बार बार क्रिटिकल करना, तो इससे जो एक प्रभाव था ना वो खत्म हुआ। दूसरा, लोग लिटिगेशन जाने लग गए, मुख्यमंत्री लिटिगेशन जाने लगे, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चला गया, बेंगलोर का चला गया। तो कुल मिला क्या है कि मीडिया का जो उस तरह का प्रभाव था वो वैसे भी दबाव, प्रेशर का था, वो वैसे भी कुछ कम हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे सरकार और इसके बीच में प्रबंधन में कभी कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं, और हर सरकार अपेक्षा करती है कि जो चैनल हैं स्टेट के, वो एक सकारात्मक चैनल और जनता और सरकार के बीच पुल का काम करें, तो इट्स फाइन। चंद्रा साहब, आपका, मेरा मानना यह है कि राजनीति में भी आपका जबरदस्त दखल है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अशोक गहलोत की सरकार को राजस्थान में बनाए रखने में वसुंधरा राजे की भूमिका है? देखिए, तो ऐसा है, एक परसेप्शन इस चुनाव में ऐसा बना, चुनाव कही या बाड़ेबंदी जो हुई, अभी जो घटनाक्रम हुआ, हाँ, जो विश्वास मत की बात थी जी, एक इम्प्रेशन ऐसा बना, परसेप्शन ऐसा बना जी, कि वसुंधरा राजे के यहाँ से या उनके जो क्लोज कुछ एमएलए थे, वो पहुँचे नहीं, वो 4 एमएलए वहाँ गायब हो गए विधानसभा से उस दिन। बाद में स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, 1 बजे तक थे, 4 बजे तक नहीं थे, लेकिन एक मैसेज चला गया इस तरह से। और भाजपा में भी जो मैडम का दूसरा गुट रहा, वो हर पार्टी में गुट होते हैं अलग अलग, उस गुट ने भी इस प्रचार को आगे बढ़ाया होगा कि देखो मैडम के लोग थे, वो चले गए, और मतदान होता तो 71 ही रह जाते, तो इट्स इनडायरेक्ट सपोर्ट टू वसुंधरा राजे। इस तरह बात चलती हुई पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत में कोई डील हुई हो। एक्चुअली तो अशोक गहलोत की किसी जरूरत थी नहीं इसमें, ये तो और कॉन्फिडेंट। और धारीवाल ने ठीक कहा था, उसके अंदर की जादूगिरी देखना आपके। और बाद में मालूम पड़ा कि 4 तो उस दिन नहीं थे, और शायद गहलोत कैंप ने 6 और बीजेपी के विधायक शायद रिजर्व लिस्ट में रख रखे थे, ऐसा सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं, दैट इज है। तो वो अशोक गहलोत का मैनेजमेंट अपना परफेक्ट था,
वो तो इस बात की कसक रह गई, बल्कि गहलोत के में वोटिंग क्यों नहीं हुआ यार, वोटिंग हो जाता कम से कम 71 123 तो दिखते हैं। हाँ, इन्हें रहे हाँ, अब एक आभा मंडल में आप रह गए। हाँ, तो आपका जो पर्टिनेंट सवाल था वसुंधरा राजे गहलोत का जो है, ये मैंने उस दिन जेसी शो में भी कहा था, उनकी एक बार बात हुई थी। हाँ, और अशोक गहलोत निश्चित तौर पर कहा राजस्थान में संस्कृति नहीं है तोड़ फोड़ की। हाँ, राजस्थान में 98 102 के लोग भी राज करते हैं 5-5 साल तक। तो ऐसा उन्होंने आग्रह किया होगा इन द लार्जर इंटरेस्ट, जैसे उन्होंने पत्र लिखा 200 विधायकों को अक्रॉस पार्टी लाइन। तो ऐसे वसुंधरा से उनकी बात हुई थी, इट वाज इन अ पॉजिटिव सेंस। तो निश्चित तौर पे नहीं कहा था, बाकी भाजपा आलाकमान में ये विषय है इस तरह का। तो देखिए वो उनका आंतरिक विषय है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ इट्स ए परसेप्शन, और अभी कोई ग्राउंड पे ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकें कि उन्होंने हाथ मिला लिया था कि नहीं मिला लिया था। सर साहब एक सवाल और आपसे कि क्या सचिन पायलट हैं वो क्या राजस्थान की राजनीति में दोबारा स्थापित होंगे? देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है जी, ठीक है ना जी, कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगा है कि उनसे एरर ऑफ जजमेंट हुआ। अच्छा, जो कुछ हुआ इन ए वे जो है, और काफ़ी हद तक बीजेपी फेस वैल्यू पे तो यही कहती है कि वी आर नथिंग टू डू, इट्स ए फ्यूड बिटवीन द टू पायलट एंड गहलोत। लेकिन सब जानते हैं कि मॉरल सपोर्ट था और नेचुरल एलाई हो गए थे, और हो भी क्यों नहीं, वो एक अपोजिशन पार्टी है। गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि अगर सरकार गिरती है उस समय तो बीजेपी अपना रोल प्ले करेगी, और रोल क्या होता है, नो ट्रस्ट मोशन लाना, उसको लोग सपोर्ट करते हैं। वो स्थितियां बनी नहीं। तो आपका ये जो पायलट का सवाल है, तो बाकी हर आदमी का अपना भाग्य है, अपना वो है। मैंने लास्ट टाइम जिस शो में कहा था आपसे कि ज्योतिष के जो स्टार थे वो भी गहलोत के पक्ष में थे, और एक ज्योतिष ने कहा था कि पायलट के स्टार अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए जो है। और फिर जो कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री है। आप अजमेर के हैं, पायलट साहब ने यहाँ बहुत काम किया है, किशनगढ़ में काम किया है, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट दैट। लेकिन अब ये तो राजनीति है, देखिए अब उनको बना रहे हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी ऐसा चल रहा है जी। और जो कुछ हुआ अब वो दुर्भाग्यपूर्ण तो कांग्रेस गहलोत कैंप के हिसाब से है, और उनको गहलोत कैंप के लोगों को इस बात का भी अफसोस है कि इतना सब जो हुआ फिर पार्टी में वापस आई। मतलब राजस्थान की राजनीति में तो संभावना कम नजर आती है, मतलब दिल्ली चले जाएं, जनरल सेक्रेटरी बन जाएं। नहीं देखिए ऐसा दो होती है, एक होता है तात्कालिक, एक होता है लॉन्ग रन में। तात्कालिक तो राजस्थान में नहीं है, वो खुद ही स्वेच्छा से ही शायद उन्होंने, और हालात कैसे नहीं थे वो राजस्थान में काम करें। मतलब एक एम्बेरसमेंट है ना, इतना सब हुआ उसके बाद में बीइंग प्रैक्टिकल, तो वो दिल्ली उनकी संभावना है जनरल सेक्रेटरी बनने की। आने वाले कल में क्या होगा, बहुत उम्र है उनके पास में। लेकिन अभी मुझे जो अभी आज का जो आकलन है 2023 तक तो मुझे अशोक गहलोत ही दिखते हैं यहाँ पे, और बाकी हर किसी का अपना भाग्य है। अच्छा चंद्रा साहब एक बात और आप बताएं कि क्या ये जो अभी जो घटनाक्रम हुआ और जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से निर्देश दिए सचिन पायलट को लेके, तो क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को मन से स्वीकार करेंगे? देखिए मन है, दिल है, ये तो पागल है। अच्छा दिल तो पागल है जी, और मन को मनाने में कभी कभी मनाना पड़ता है, मन मानता है थोड़ा, कभी नहीं मानता है। तो दोनों मनाएंगे मन को जी। है बहुत मुश्किल, आप जानते हैं जी। मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल। जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसके बाद, शब्द एक दूसरे के प्रति, और नहीं भी रहा हो तो मन में ऐसी जब आमने सामने की स्थिति आ गई हो, सरकार का तख्ता पलटने की बात आ गई हो, उस सीमा तक आप पहुंच गए हो, समझ पहुंच गए हो, और गहलोत कैंप के मन में पीड़ा हमेशा रहेगी फिर हमने बाड़ेबंदी क्यों करी। अगर हमको यू टर्न नहीं लेना था और हमने कहा था हम बिल्कुल नहीं लेंगे, एक्शन होगा, और फिर आपको लेना भी पड़ा। इन एक्शन तो पीछे रह गया, एक्शन का तो कोई इश्यू नहीं है उसमें जो है। अब वो अजय माकन ने कहा ना कि वी हैव टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ पायलट एंड बेस्ट ऑफ गहलोत। तो गहलोत कैंप में इस बात की निराशा जरूर है बड़ी संख्या में लोगों के कि यार हमने मरने मारने की लड़ाई लड़ी, बाड़ेबंदी में रहे, फिर ये सब क्यों करते। तो आपका जो पर्टिकुलर लिमिटेड सा सवाल है कि उनका फ्यूचर आज क्या है, लॉन्ग रन में क्या है। तो आज तो राजस्थान में मुझे ज़्यादा नहीं दिखता, उनके 4-5 लोग मंत्रिमंडल में होगा जैसे वो डिस्कस करेंगे, आ जाएंगे दैट वे जो है। और कोई किसी के साथ राजनीति में कितना रहता है आप जानते हैं। तो ये तो राजनीति ये संभावनाओं का खेल है। आज जो शपथ ले रहे हैं किसी, आज इस ग्रुप के व्यक्ति शपथ ले रहे हैं, कल को मालूम पड़ेगा होते यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट में ये है कि एक स्थायी सरकार यहाँ पे रहे। चंद्र साहब एक सवाल और आपसे कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री के रूप में कैसे मानते हैं? अद्भुत है प्रधानमंत्री के रूप में, देखिए वो, क्योंकि उसमें दो स्थितियाँ देखिए, एक तो विकल्प नहीं है सामने आज जो है, और विकल्प जो बनता है थोड़ा बहुत वो फिर बिगड़ जाता है। अब कल जो दिल्ली में CWC में हुआ, एक बार फिर मैसेज चला गया। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे जिसे कहते हैं सोनिया गांधी फैमिली हैज रीइंफोर्स्ड इट्स अथॉरिटी इन द कांग्रेस, जो हम कहते हैं उसको जो है। लेकिन मैसेज तो गया ना कि पार्टी में दो वर्ग हो रहे हैं, मतभेद हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ राहुल से परेशान हो रहे हैं, कुछ अनिश्चितता से परेशान हो रहे हैं। बात थी नरेंद्र मोदी की आपकी,
जी। अब देखिए नरेंद्र मोदी के प्लस माइनस दोनों हैं। हाँ उस दिन अजय माकन का इंटरव्यू देखा मैंने, हाँ तो पूछा गया था सवाल ये क्या फ़र्क है दोनों मनमोहन सिंह और उसमें। हाँ तो उसने कहा मनमोहन सिंह विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे, उनके यहाँ वित्त मंत्री था, विदेश मंत्री था, रक्षा मंत्री था, गृह मंत्री था। नरेंद्र मोदी कार्यकाल में क्या है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में यकीन करते हैं वो, और उनका मानना ऐसे से परिणाम आते हैं और कंट्रोल अच्छा रहता है। तो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, वो डिफरेंस है। और बाकी किसी के बारे में कोई राय दें तो जनमत ही उसकी राय होता है। अब जब जब चुनाव होते हैं नरेंद्र मोदी जीतते हैं, लोग नोटबंदी की बात कहते हैं, जीएसटी फेलियर की बात कहते हैं, कोरोना की बात कहते हैं, लेकिन मतदान होता है नरेंद्र मोदी फिर हीरो होते हैं। अब आज भी अगर मतदान हो जाए इस राम मंदिर के बाद में, अब देखिए कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा संसार का जो कोरोना में इतना नैतिक साहस करके मोर के साथ बैठा हुआ अटकेलियाँ कर रहा है। ठीक है ना, कर रहे हैं, उनका नैतिक साहस है उसके अंदर हैं, वो महसूस करते हैं जनता मेरे साथ है। और मैं खुद इस बात की पुष्टि करता हूँ कि जनता में एक खास तरह का दीवानगी है उनके प्रति। वो कुछ भी कहते हैं चीज़ हिट हो जाती है। उन्होंने वो कहा था, क्या कहा था कि मैं अमुक सिपाही या क्या कहा था, चौकीदार, मैं चौकीदार। तो सारे लोगों ने इंक्लूडिंग जो विदेशों में लंदन में पढ़े हैं वसुंधरा राजे बाकी सब लोग, वो भी सब ने कहा मैं चौकीदार। ठीक है ना, अद्भुत बात है। तो उनकी जो फॉलोअरशिप है वो कुछ भी करेंगे हिट हो जाएगा। अब मोर के साथ बैठे हो तो सोशल मीडिया वो मोर हिट हो गया उनके साथ में। तो फिलहाल मुझे नरेंद्र मोदी का विकल्प और वैसे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, चुनाव दूर है अभी, तो फिलहाल तो कमांड में है वो। और आज थोड़ा संकट है मोदी के साथ, चुनौती है वो चाइना है। तो लेट्स सी, और चाइना में जो मोदी करेंगे कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता भी तो मैंने समझता हूँ उनसे को बहुत अच्छा कर पाता। चाइना का जो चल रहा है अभी, और आज जो सीडीएस ने कहा है कि टेबल पे है हमारा सैनिक एक्शन भी जो है, तो एट द एंड ऑफ द डे आज की तारीख में मोदी का विकल्प नहीं है और मोदी एक पॉपुलर प्रधानमंत्री सिद्ध हो रहे हैं। धन साहब, मुझे पता है कि आज आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसमें से आपने मुझे समय दिया। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस फर्स्ट इंडिया के अभी आप सीएमडी हैं, उसके विस्तार की क्या योजना है राजस्थान के अंदर, या राजस्थान से बाहर भी किसी राज्यों में आप इस चैनल को ले जा रहे हैं? देखिए, विस्तार की जो बात आती है तो विस्तार तो आजकल क्या है कि मानसिक है विस्तार आजकल जी। वो विस्तार कैसे हो गया कि रीजनल और नेशनल की इंटरनेशनल की सीमाएँ समाप्त हो गई हैं। ठीक है, तो मैं मेरे डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी से, उनसे वीरेंद्र जी से बात होती रहती है, तो हम यही कहते हैं आपस में बैठ के कि भाई देखो आजकल रीजनल उनकी समस्याएं सारी खत्म हो गई, सोशल मीडिया आ गया है। आप एक खबर लिखी यहाँ से, टैग करिए सीधे प्राइम मिनिस्टर को, आप टैग करिए सीधे ट्रंप को, आप टैग करिए शिवराज सिंह चौहान को, आप टैग करिए उद्धव ठाकरे को। तो वो जो थी ना चैनल्स के विस्तार की स्थिति कि हम राजस्थान में फिर एमपी जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, वो सब खत्म हो गई। वैल्यू हो गई केवल खबर की। खबर में अगर दम है तो पन्ना आप कहना वो पढ़ा जाएगा मणिपुर में जाकर के, कलकत्ता में जाकर के। तो फिलहाल विस्तार का ऐसा कोई कार्यक्रम मुझे नहीं दिखता है। और कोरोना का टाइम है, फाइनेंशियल क्राइसिस सब जगह है, हमारे कम होगा किसी के ज्यादा होगा। तो आज का ऐसा माहौल नहीं है मीडिया का किसी भी संस्थान में कि उस तरह के फिजिकल विस्तार की सोचे। और मानसिक विस्तार तो हमारा बहुत अच्छा। देखिए लाखों लोग जो है हमें आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। और जैसे आपका पॉपुलर है, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अजमेर का चैनल तो एक ही है, एसपी मित्तल। ये मैं कई बार कहता हूँ लोगों को, यहाँ न ई है, न जी है, न टी है, न फर्स्ट इंडिया है, न कोई है। अजमेर की सीमाओं के अंदर राज चलता है। यहाँ का रीजनल चीफ मिनिस्टर कोई है तो मित्तल है। ये मैं कहता हूँ लोगों से, एक क्षेत्र में, एक जिले में कोई वेब इतनी पॉपुलर हो जाए हैं कि मेरे से व्यक्ति जयपुर में बैठ के रोज अपने कहे कि वो जरा मुझे भेज देना निकाल के। तो कम से कम अजमेर से हम बाकी खबर तो मिलेगी, नेशनल अच्छा लिखते हैं पर चलो तो मिलेगी। तो ये क्यों है? आप इसका प्रमाण है कि आपको किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है, आपकी खबर में दम है, अजमेर की खबर में दम है। तो अजमेर के लिए लोग आपको खोलेंगे। कोई वाशिंगटन में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, मणिपुर में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, वो अजमेर पढ़ना होगा जिसको, वो आपको पढ़ेगा। मैं तो पढ़ता हूँ। तो इसलिए विस्तार आजकल जो मन में और खबर में है, तो बेस्ट ऑफ लक और उसका विस्तार कीजिए। एसपी मित्तल टॉक शो में आज इतना ही। फिर अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।